हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 और लेवल 3 का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और अभी लेवल 2 का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें पिछले क्लास में 16 जून 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन किए थे। आज के क्लास में 16 जून 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए कितना वृद्धि करना है, 50%। तो टोटल जो इसमें चेंज आएगा वो क्या आएगा, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बट्टा 100। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, जीरो से काट देते हैं। इधर हो गया 25 और इधर 100, टोटल हो गया 125%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, यानी 2 पर 1 का वृद्धि हुआ है, तो 2 से 3 हो गया है। तो ये भुजा का अनुपात है। अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4 अनुपात यहाँ पर 9। तो कितना वृद्धि हुआ, 5 का वृद्धि हुआ है 4 पर। तो 5/4 कितना हो जाएगा, 125%। इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष यानी नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा मूलधन कितना है, 48,750, दर है 16% और समय है 73 दिन। तो 73 दिन में दिया है और दर जो है वार्षिक है, तो इसको दिन को वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो 16 में परसेंटेज लगा था उसके लिए नीचे 100 भी देना पड़ेगा। बस इसको कटाना है, ब्याज निकल जाएगा। तो 73 से ये कट जाएगा 5 बार में, 0 0 काट देते हैं। 5 से कटाएंगे इसको, 5 9 45, 3 5 7 35 और 5 25, 975 हुआ। 5 से कटाएंगे 2 बार में, 5 से फिर इसको कटाएंगे, ये आएगा 19 5 95, यानी कि 195 आ गया। ठीक है, अब 2 से इसको कटा देंगे 8 बार में। अब 8 गुना 195 करेंगे, वही इसका आंसर होगा। तो 19 अट्ठे 152। ठीक है, 152। तो यहाँ पर हो गया 1520 और 40, 1560 रुपया इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो दिया हुआ है हमारे पास 4x² प्लस 4 और नीचे ये, तो ऊपर और नीचे दोनों को x से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, और 4 दोनों में है, 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस 1/x। ठीक है, उसी तरह से नीचे भी करेंगे, ये दोनों को मिलाइए, 9 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, x प्लस 1/x। उसके बाद 10x है, तो x तो कट ही जाएगा क्योंकि x से डिवाइड कर रहे हैं, तो बचेगा क्या, 10। ठीक है, तो प्लस 10 नीचे लिख दिए। अब यहाँ से जो x प्लस 1/x का वैल्यू 4 है वो यहाँ पर रख देंगे, तो क्या बनेगा, 4 गुना 4 और नीचे बनेगा 9 गुना 4 प्लस 10। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 36 10 46। 2 से कटाएंगे, 2 8 16, 2 से 23 बार में, यानी 8/23 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि अंतिम 11 संख्याओं का माध्य 9 है और सभी 12 संख्याओं का माध्य 11 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या से इतना % अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग को पहली संख्या निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर 12 संख्याओं का माध्य 11 है, तो कुल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 गुना 11। ठीक है, अब 11 संख्या का माध्य 9 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल 11 गुना 9। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा पहली संख्या। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12 गुना 11, ये हो जाएगा 132 और माइनस 99। तो आ जाएगा माइनस करके कितना, 12 में से 9 घटा 3 यानी 33। ठीक है, पहली संख्या। अब दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए 66.2/3% अधिक है, तो इसका फ्रैक्शन होता है 2/3, यानी वो जो संख्या होगा वो कितना होगा, 3 पर 2 वृद्धि, यानी कि वो संख्या होगा 5/3 पहली संख्या का। तो पहली संख्या आया है 33, तो इसका 5/3 हम लोग निकालेंगे। तो 3 से घटाएंगे 11 बार में, 11 गुना 5 55 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 2/√3 है और थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि थीटा का कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करके दोनों तरफ बराबर कर लेंगे, वही इसका मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा को अगर 30 डिग्री रखते हैं जो आंसर दिया हुआ है, तो क्या होगा, कोसेक 30 होता है 2। ठीक है,
और 10 30 होता है 1/√3। जब दोनों को गुना करेंगे तो 2/√3 आएगा, जो कि राइट साइड में भी दिया हुआ है। तो दोनों बराबर, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ही सही होगा। ठीक है, इसी तरह से इसको चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उसका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाले त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इतना इसका एरर है, यानी इतना इसको त्रुटि हुआ है। तो क्षेत्रफल में क्या त्रुटि हुआ होगा, वो सक्सेसिव फार्मूला से यहाँ पर निकालेंगे, यानी 10 + 8 + 10 × 8/100। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 8 18, इधर हो जाएगा 0.8, तो 18.8 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय की कक्षा 10, 11 और 12 में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 384, 256 और 480 है। सभी छात्रों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया गया था। किसी भी समूह में एक से अधिक कक्षा के छात्र नहीं थे। यदि सभी समूहों में छात्रों की संख्या समान रखनी हो तो कम से कम कितने समूह बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को छात्रों की संख्या निकालना होगा जो प्रत्येक समूह में होगा। उसके लिए क्या करना होगा, ये जो टोटल नंबर है इसका HCF निकालना होगा। तो नंबर है पहला 384, दूसरा है 256 और तीसरा है 480। तो इनका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतर लेंगे। तो सबसे कम अंतर किन संख्याओं में आ रहा है, इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों का अंतर आएगा 96 का। अब हम लोग चेक करेंगे ये जो अंतर आया है 96, इससे तीनों संख्याएं कट रही है कि नहीं कट रही है। तो इससे तो ये दोनों लास्ट वाला कट जाएगा, लेकिन बीच वाला इससे नहीं कटेगी। तो 96 को और आगे तोड़ेंगे, जैसे 3 × 32 कर सकते हैं। तो 32 से आप चेक करेंगे क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। ठीक है, तो 32 इसका जो है क्या होगा, HCF होगा। अब टोटल ग्रुप निकालना है, तो पहला जो कक्षा है यानी कक्षा 10 में कितना छात्र है, 384। 384 छात्र है, लेकिन एक ग्रुप का कितना छात्र चाहिए, एक ग्रुप में 32। तो 32 से डिवाइड करेंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे, वो निकल जाएगा। उसी तरह दूसरा भी 256 है, इसको भी 32 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 480 है, इसको भी 32 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 32 से का 32, 32 दूना 64, 12। यहाँ पर 32 से ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में। उसके बाद यहाँ पर 32 से 15 बार में, 15 8 23 और 12 35। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इनकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है, यानी ये ऊंचाई हो गया। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना ऊंचाई, यानी कि यहाँ पर कितना है 28 है, गुना दोनों भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग। उनमें से एक भुजा है 72, दूसरा मालूम नहीं है, मान लेते हैं x है, बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल का, यानी कि 1792। तो यहाँ से कटाएंगे 14 बार में, 14 से इसको कटाते हैं, 14 1 का 14 और बचा 3, 39 हुआ, 14 दूना 28, 14 8 112, 128। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 72 जाके इधर माइनस होगा, तो बचेगा क्या 6 5, यानी कि 56। तो 56 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। यदि 280 का k% 350 के 50% के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 280 का k%, ठीक है, बराबर 350 का 50%, 350 का 50% बराबर कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से कटाइए, 0 0 कटेगा, 7 से 4 बार में, 7 से 5 बार में। तो k का मान क्या आ जाएगा, 50 × 5 250/4, डिवाइड करेंगे तो 62.5 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते। एक व्यक्ति ने वस्तुओं ए और बी को कुल 2312 रुपया में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था। ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य ए है और बी का बी है। तो ए का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, देखिए 16% का हानि पर बिका है, इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस का 84%। ठीक है, उसी तरह से बी को देखिए 20% का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना रहा होगा, 120%। और ये दोनों बराबर यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो हम लोग निकालेंगे। क्या आएगा, 12 दाही 120, 12 सता 184, यानी कि 10:7 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का कुल
क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2312, लेकिन यहाँ जोड़ के कितना हो रहा है 10 7 17, तो इसी 17 यूनिट का वैल्यू होगा 2312। तो 17 से कितना बार में कटेगा, 17 एक्का 17, 6 17 तिया 51, 17 छके 102, 136। तो अब पूछ रहा है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है 10 और 7 का अंतर कितना होगा 3, तो यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको भी 136 गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 408 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु 207 रुपया में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, 207 में बेचा है, 28% का नुकसान हुआ तो बी का कितना में होगा 72% में, और क्रय मूल्य निकालना है तो 100% से यहाँ पर गुना करेंगे। तो 18 से 9 से कटाते हैं, 9 8 72, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 8 से कटाएंगे इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12.5, और ये गुना करके कितना होगा 23 दाई 230 और 46 276। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 11.5, तो ये हो जाएगा जोड़ के 287.5। ठीक है, आगे बता। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 55,800 के एक भाग को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए योजना ए में निवेशित किया जाता है, और शेष राशि को 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए योजना बी में निवेशित किया जाता है। दोनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है। योजना ए में कितनी राशि निवेशित की गई थी। ठीक है, तो मान लेते हैं योजना ए में ए रुपया और योजना बी में बी रुपया निवेशित किया गया था। तो ए का ब्याज कितना होगा, देखिए 20% रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है, तो टोटल जो यहाँ ब्याज दर मिलेगा वो कितना मिलेगा 20 + 20 + 20 गुना 20/100। ठीक है, सक्सेसिव फॉर्मूला से यहाँ पर टोटल रेट कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, देखिए 20 20 40 और इधर 4 44%, यानी ए का आ गया कितना 44%। ये जो ब्याज है बी के ब्याज के बराबर है, सवाल में ऐसा कह रहा है, तो बी का कितना ब्याज होगा, देखिए 20% रेट है, साधारण ब्याज पर है 4 वर्ष के लिए, टोटल ब्याज हो गया 20 चौके 80%। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा, वो कितना आएगा 4 से घटाते हैं 11, 4 से 20, यानी आगे 20:11। अब देखिए मूलधन टोटल है यहाँ पर 55,800, यहाँ जोड़ के ए और बी कितना हो रहा है 31, तो इसी 31 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 55,800। तो यहाँ से ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 31 एक्का 31 बचा 24 14। ठीक है, 24 बचा और ये कट जाएगा कितना 24 हो रहा है 248 हुआ, तो ये 8 बार में कटेगा, तो और जीरो भी है तो यानी कि 1800 बार में ये कटेगा। क्या पूछ रहा है, ए में कितना राशि निवेश किया गया, तो ए का कितना है 20 यूनिट, तो 20 का यहाँ से निकाल देंगे, तो 20 का भी 1800 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 36,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखिए गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 छाके 54 हो रहा है यहाँ पर, और 7 7 49 हो रहा है, तो 54 और 49 कौन सा बड़ा है 54, तो ये समाप्त हो गया। अब इन दोनों में आइए, 25 छाके 150 हो रहा है, अब इसको भूल जाइए। ठीक है, और यहाँ 22 7 154 हो रहा है, तो 150 बड़ा है कि 154, 154। ठीक है, तो ये खत्म, बच गया ये, अब इसको भूल जाइए। अब इन दोनों को चेक करिए, तो ये कितना होगा 25 दाही 250 और 25 275 इधर हो गया, इधर 13 दूना 26 बचा 2, 13 दूना 26 2 28 286 हो रहा है, तो ये बड़ा है। इसका मतलब ये जो 22/25 है ये इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यदि 13.5 kg अंगूर का मूल्य इतना है तो 12 kg अंगूर का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें कैलकुलेट करना है क्या, डिवाइड करके 681 है, इसको 13.5 से डिवाइड कर देना है और 12 से गुना कर देना है। देखिए ऊपर में 2 अंक के पहले दशमलव है, नीचे 1 अंक के पहले दशमलव है, तो दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे एक जीरो देना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 लगा देते हैं। 15 से कटाएंगे 9 बार में, 15 से चौके 60, 15 पचे 75, 6 67 आया, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 9 से कटाएंगे 505, उसके बाद नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 से 2 बार में कटाते हैं, 5 से 101 बार में, 2 से 6 बार में, 6 गुना 101 करेंगे यानी 606 रुपया इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB C और D को होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है। यदि ADC 129 डिग्री है
तो कोण बी ए सी का माप क्या होगा। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी जो है व्यास है, तो इस तरह से ए बी को बीच में खींच देते हैं, ये केंद्र है इसका। और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ए बी हो गया, यहाँ पर बचा क्या, सी है, मान लीजिए ये डी है, तो इसको मिला दीजिए, ये हो गया क्या, चक्रीय चतुर्भुज। यदि कोण ए डी सी 129 है, तो ए डी सी कहाँ है, ए डी सी ये है 129, तो कोण बी ए सी का माप क्या होगा, बी ए सी, यानी इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और ये कौन बना, बी ए सी, मान लेते हैं ये थीटा है, तो थीटा बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, और हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का ये आमने सामने का कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कोण जब 129 है, तो ये कितना आएगा, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी आ जाएगा 180 माइनस 129, माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 51 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 51 डिग्री। और हम लोग ये जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये जो ए बी सी त्रिभुज है, इसमें ये जो है अर्धवृत्त पर कोण बन रहा है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री है, ये 51 है, तो ये कितना होगा, ये 90 में से 51 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, किसी समूहीकृत आंकड़ों के वर्गों, ये सब दिया हुआ है, के लिए निम्न में से कौन सा वर्ग अंतराल 70 से 79 की ऊपरी सीमा है। तो 70 से 79 का ऊपरी सीमा हो जाएगा क्या, 79। ठीक है, और निम्न सीमा हो जाएगा 70, और इसके बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 9। तो 79 इस सवाल का आंसर होना चाहिए, ना कि 79.5। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक सड़क के दोनों ओर एक एक यानी कुल 2 खंबे हैं। ठीक है, मान लीजिए सड़क है, इसके तरफ एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, दोनों खंभों के बीच एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी गई है। जब सीढ़ी को एक खंबे से टिकाया जाता है, तो वह खंबे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर सीढ़ी है, और सीढ़ी को जब इस तरह से एक तरफ मान लीजिए इधर टिका देंगे, तो ये क्या कर रहा है, खंबे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री का। और जब उसे मोड़कर दूसरे खंबे के सहारे टिकाया जाता है, वो सड़क के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये सीढ़ी को फिर इस इधर जब घुमा देंगे इस खंबे की ओर, तो ये सड़क के साथ, यानी ये सड़क है, इसके साथ ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 30 डिग्री का, और ये खंबे के साथ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 होगा, और ये 90 डिग्री है, और ये 60 है, तो ये कितना होगा, 30 होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है, और सीढ़ी का लंबाई है 20 मीटर। तो हम लोग जानते हैं रेशियो क्या होता है, 60 30 90 त्रिभुज में 30 के सामने 1 यूनिट है, तो 60 के सामने √3 होगा, और 90 के सामने 2 यूनिट होगा। उसी तरह इसमें भी होगा √3 1 2। इसी 2 का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, क्योंकि ये सीढ़ी है। ठीक है, दोनों बराबर है, डायमीटर ठीक से नहीं बना, तो कितना गुना है, 10 गुना। अब यहाँ सड़क का चौड़ाई देखिए क्या हो रहा है, √3 2 बार है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर ये हो गया इतना यूनिट। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, देखिए 10 गुना है, तो इधर भी 10 गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 गुना 2 यानी 20 आ जाएगा, और √3 का मान यहाँ पर कह रहा रखने के लिए 1.732, तो यहाँ पर गुना करेंगे 1.732 से, तो ये आ जाएगा कितना, 34.64। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद हैं, और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद है, तो 304 पेंसिलों के लिए आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। देखिए 12 पैकेट में 96 पेंसिल है, तो एक पैकेट में कितना होगा, 96/12, यानी कि टोटल 8 पेंसिल लगेगा। और यहाँ पर टोटल इसके पास 304 पेंसिल है, तो कितना पैकेट चाहिए, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 8 × 24 8 से 64, यानी कि 38 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, a³ - b³, और नीचे बन रहा है a² + ab + b²। तो ऊपर a³ - b³ बना, ठीक है, a³ - b³, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a² + ab + b²। और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है a² + ab + b²। ठीक है, 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे यानी ए बी, तो 22 आएगा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, a - b,
यानी सिर्फ करना क्या है, 5.5 माइनस 4, यानी ये आ जाएगा 1.5। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, तो 15 से विभाज्य नहीं है तो इसका मतलब 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 5 से तो सभी विभाज्य, 3 से चेक करना है। तो 2 1 3 3 6 4 10 7 16 5 21, ये 3 से है। 3 2 5 4 9 5 14 7 21, ये भी है। 3 2 5 4 9 6 15 7 22 5 27, ये भी है। इसका मतलब ये जो संख्या है 3 से विभाज्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी के चालों का अनुपात 4:5 है और इसलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा? देखिए यहाँ पर चाल का अनुपात क्या है, 4:5। ए और बी का स्पीड का अनुपात है 4:5। तो यहाँ से टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा, 5:4, उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना कमी हुआ है, 1 यूनिट का, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 मिनट अधिक समय लगता है, यानी यहाँ अंतर है 20 यूनिट का, 20 मिनट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 है। तो ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए का समय निकालते हैं कितना हो रहा है, एक का 20 है तो 5 का कितना होगा, 5 × 20, तो ये हो जाएगा 100 मिनट। अब यहाँ ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी को कितने समय में तय करेगा? देखिए यहाँ चाल जो है 2 गुना हो रहा है तो समय क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 100 मिनट लग रहा था, अब लगेगा कितना, 50 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए क्रमागत संख्या है 7, तो हम लोग यहाँ पर 7 क्रमागत संख्या लिख लेते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें पहली 5 संख्या जो है 1 से लेके 5 तक, इसका औसत क्या होगा, बीच वाला संख्या क्या पड़ रहा है इसका, 1 से 5 तक में 3, यानी इसका एवरेज हो गया 3, यही है जेड। ठीक है, अब देखिए अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो अंतिम 3 संख्या कौन सा है, 5 से 7 तक, तो इसका औसत क्या होगा, बीच वाला क्या है 6, ये होगा। तो देखिए 3 से 6 हुआ है तो कितना वृद्धि हुआ है, 3 का वृद्धि हुआ है, यानी जब ये संख्या जेड होगा तो ये कितना होगा, Z+3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो आयतन निकालना है तो 11 का मल्टीपल हम लोग चेक कर लेंगे। तो 8 4 12 5 1 6, ये नहीं होगा। 8 4 12 5 1 6, ये भी 11 से नहीं कटेगा। 5 4 9 8 1 9, ये 11 से कट रहा है। 8 5 13 4 17 -1 16, ये भी 11 से नहीं कट रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। नहीं तो आप फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 360 मीटर दूरी तय करने में इसको कितना समय लगता है, 12 सेकंड। तो रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे पुल को, अब देखिए जब पुल को पार करेगी गाड़ी तो कितना डिस्टेंस चलना होगा इसको, 360, यानी अपने दूरी के बराबर और लंबे पुल के बराबर, ये तो टोटल हो जाएगा 360 + 150, तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 510 मीटर। तो देखिए 360 मीटर में 12 सेकंड, तो 510 में कितना लगेगा, 12, ये 360 से डिवाइड करेंगे और ये 510 से गुना करेंगे, 0 0 कटेगा, 12 से 3 बार में, 3 से ये 17 बार में, तो आंसर आ जाएगा कितना, 17 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो इसको सरल कर लेते हैं। ये देखिए 17/2 है, भाग है तो उसको गुना लिखेंगे और इसको उल्टा देंगे, 2/15 हो जाएगा ये, और दूसरा वाला को नहीं उल्टाएंगे, ये 13/2 ही रहेगा। और नीचे भी इसी तरह से 17/2 है, गुना देंगे और यहाँ पर दोनों को गुना करके उल्टाएंगे क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है, तो 2 दूना 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे 15 × 13 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ भाग है, इसको भी गुना देंगे और उल्टा के लिखेंगे, 30/169। देखिए 17/2 17/2 कट जाएगा, 15 15 नीचे नीचे है, कट जाएगा, 2 2 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर में 13 है और ये नीचे वाला 13 भी ऊपर ही जाएगा तो गुना में आ जाएगा, और ये जो 4 है नीचे 4 रह जाएगा, गुना 30/169, तो 13 13 से ये कट जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे 7.5 बार में, तो 7.5, यानी 7.5 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते।
ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 30 दिन में कर सकते हैं, और सी के साथ मिलकर ये 24 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी इसको 24 दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हो जाएगा 120, ये आ जाएगा 4, यहाँ पर आएगा 5। ए प्लस बी का 4 है, ए प्लस बी प्लस सी का 5 है, तो इसका मतलब सी का कितना रहा होगा, 5 माइनस 4 1 यूनिट। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 1 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 120 दिन। आगे बढ़ता हूँ। एक ठेकेदार किसी कार्य को 250 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। वह 300 श्रमिकों को 50 दिन के लिए नियोजित करता है और वे कार्य का 1/2 भाग पूर्ण करते हैं। फिर वह श्रमिकों की संख्या को घटाकर 100 कर देता है, जो 120 दिन तक कार्य करते हैं, जिसके बाद 20 दिन की छुट्टी होती है। छुट्टी के बाद कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा सवाल है। मान लेते हैं कि एक श्रमिक एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो टोटल काम कितना होगा, 300 श्रमिक लगाया है तो 300 यूनिट होगा, और 50 दिन किया है, 50 से गुना करेंगे, और ये जो काम आया है ये 1/2 है, यानी कि आधा काम ही है। इतना काम पूरा हुआ है, तो बचा भी काम आधा ही है, यानी ये जो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15,000 यूनिट। इतना काम हुआ है और इतना ही बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, फिर वह श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर देता है। 100 श्रमिक कर दिया है, अब 120 दिन तक कार्य किया है, तो 120 से गुना करेंगे तो टोटल कितना काम होगा, इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 12,000। इतना काम हो गया है, तो बचा कितना, 3,000 काम। अब ये 3,000 काम बचा है। इसके बाद 20 दिन की छुट्टी होती है। छुट्टी के बाद कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए। अब देखिए, टोटल कितना दिन काम हुआ है, यहाँ पर 50 दिन शुरू में, उसके बाद 120 दिन यहाँ पर, और 20 दिन का यहाँ पर छुट्टी हुआ है। सबको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 190 दिन। लेकिन ठेका लिया है कितना दिन का, 250 दिन का। तो देखिए कितना अभी और काम करना पड़ेगा, 60 दिन और काम करना पड़ेगा, और टोटल काम है 3,000 यूनिट बचा हुआ। तो 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो पर दिन का काम निकल जाएगा, तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 50 यूनिट। 50 यूनिट काम एक दिन में होना चाहिए, तो 1 यूनिट काम एक मजदूर कर रहा है, तो 50 यूनिट काम 50 मजदूर करेगा। तो कितने श्रमिक चाहिए, 50। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 15 सबसे अधिक बार आया है, 4 बार, तो ये इसका बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, जो कि है 18। तो √2 से इसको जब कटाएंगे तो ये 9 √2 बार में कट जाएगा। ए बराबर आ गया 9 √2। परिमाप निकालना है तो 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 9 √2 करेंगे तो आएगा 36 √2। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते, अक्षिता 50 किलोमीटर की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 420 किलोमीटर की अन्य दूरी तय करती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल के किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे के किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले औसत चाल निकालना होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो रहा है, 300, 360, तो ये हो गया 660, 660 और 420, तो ये हो गया 660, 20, 680 और 10, 4। ठीक है, तो ये हो गया 280, 1080 किलोमीटर हो गया। अब कुल समय से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए कुल समय कितना हो रहा है, 50 की चाल से 300 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो कितना टाइम लगेगा, डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ उसी तरह से 3 से डिवाइड करेंगे 36, तो ये आ जाएगा 12 घंटा। उसके बाद 60 से डिवाइड करेंगे 420, तो ये आ जाएगा 7 घंटा। 12 7 19 से 25 घंटा। 25 से इसको डिवाइड करिए तो औसत चाल आ जाएगा, 5 से कटाइए 5 बार में, 5 से कटाइए 5 दूना 10, ये 216 बार में कटेगा। 216/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है के का मान। अब टोटल दूरी कवर करना है इसको 216 किलोमीटर, चाल है अब 216/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा 5 घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के लिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, इसका जो डी है वो लेस देन 0 होगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि किसका डी लेस देन 0 हो रहा है, तो ऑप्शन जो है उसी का चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो बी का मान है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, -4 इंटू ए का मान है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वह होता है ए, 1 है यहाँ पर, सी है 5। तो ये कितना हो रहा है 16 - 20, ये हो रहा है -4। -4 है लेस देन 0। जब लेस देन 0 आया है तो इसका मतलब इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 240 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। वैसे 11 से सभी संख्या कट रहा है तो देख लेते हैं यहाँ पर निकाल के। आर है ये और एच है ये, तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो एल चाहिए तो एल यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 7, 24, 25, सब में 10 से गुना करके ये डाटा बनाया गया है। 7, 24 है तो यहाँ 25 होना चाहिए, उस पर एक एक जीरो लगा हुआ, तो यहाँ भी लगा देंगे। तो ये एल हो गया कितना 250। तो पाई का मान 22/7, आर का मान है 70 और एल आया है 250 प्लस आर है 70। 7 से कटाएंगे 10 बार में, ये हो गया 220 गुना, इधर हो जाएगा 320, गुना करिए इसको 22 दूना 44, 22 तिया 66, 4 70, 2 जीरो है। ठीक है, तो 70,400 इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि डेटा भी सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में ही पूछ रहा है, जो कि गुना करने के बाद कितना आया है 70,400। आगे बढ़ते, एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती है और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे इतना बजे बजती है तो वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी। तो वो समय निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो भी मिनट आएगा या सेकंड वो इस समय में जोड़ देंगे। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा 180। 180 ये सेकंड का डाटा है तो 180 सेकंड हो गया, ये 3 मिनट होगा, यानी ये जो 9:58 मिनट 45 सेकंड है इसमें 3 मिनट जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10:01 मिनट 45 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते, 31,600 की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर पर 1.1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए यहाँ पर ब्याज का रेट क्या है 9% वार्षिक, यानी ये 12 महीना का रेट है और 8 मासिक कैलकुलेट करना है। तो 8 महीना में कितना मिलेगा 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 से घटाएंगे 3 बार में तो 3 दूना 6%, एक 8 मास में कितना मिलेगा 6%। टोटल समय कितना है 1 वर्ष, यानी 12 महीना हो गया, और उधर है 1/3 वर्ष, ये होता है कितना 4 महीना, तो कुल मिला के 12, 4, 16 महीना। 8 मासिक कैलकुलेट करना है तो 6% का 2 साइकिल बनेगा, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 31,600 इसका मूलधन है, तो पहला 8 मासिक अवधि में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 31,600 का 6%, वो कितना होगा, गुना करिए इसको, 3 छक्का 18 और 16 छक्के 96, यानी कि 1896। दूसरा 8 मासिक अवधि में भी 1896 ही मिलेगा, लेकिन पहला जो मिला है उस पर भी 6% यहाँ पर मिलेगा, तो इसका 6% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। देखिए इसको 1900 जब मानेंगे तो 1900 का 6% कितना हो जाएगा 114, इससे थोड़ा सा ही कम होगा, पॉइंट में कम होगा। ठीक है, तो लास्ट में कर देंगे हम लोग, जोड़िए 6, 6, 12, 12, 4, 16, बचा 1, 9, 9, 18, 1, 19, 19, 1, 20, बचा 2, 8, 8, 16, 2, 18, 1, 19, बचा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3906 रुपया। ठीक है, तो यहाँ निकटतम पूर्णांक में मांग रहा था इसलिए इतना ही आंसर आया, नहीं तो पॉइंट के बाद कुछ और आता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस चार्ट में किसी विशेष दिन पर कॉल सेंटर पर विभिन्न कॉल की अवधियों के टेलीफोन पर हुई बातचीतों की संख्या को दर्शाती है। उस दिन कितने मिनट टेलीफोन पर बात हुई। देखिए ये कॉल है और ये मिनट में है, यानी 4 कॉल हुआ है 1 मिनट वाला, टोटल कितना मिनट हो गया 4 मिनट। उसी तरह 14 कॉल हुआ है 2 मिनट का, 14 दूना 28 मिनट यहाँ हो गया, प्लस 3 कॉल हुआ है 40 कॉल हुआ है 3 मिनट का, टोटल हो गया 120 मिनट का। फिर उसी तरह से यहाँ भी 120 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 60, 120 है ये 60 हो गया, तो 120 दूना 240, 60, 300, 320 और 12, 332, 332 मिनट तक बातचीत चला उस दिन। तो नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।